हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। देखिए z इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा पॉइंट से लेकर के z इज इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा पॉइंट के बीच में हमें z³ फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो z³ पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये एनालिटिक होगा। और जब ये फंक्शन एनालिटिक है तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे नहीं करेगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे बनेंगे ग्राफ पेपर पे। तो सॉल्यूशन फंक्शन जो है वो है z³ और z इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा से z इज इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। तो -2 प्लस आयोटा यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 है, मतलब ये पॉइंट है हमारा -2 1 और ये पॉइंट है हमारा 5 3। ठीक है, तो ये सपोज 1 है, ये -1 है, ये -2 है, तो -2 और ये सपोज 1 है, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया -2 1 5 1 2 3 4 5, ये 5 है, 1 2 3, ये 3 है, तो ये यहाँ पे होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 5 3। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कर्व के लिए हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कर्व ले लो, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो एक ये भी हो सकता है कि हम सीधे सीधे इन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएं और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएं। ठीक है, सपोज़ ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो हमें इंटीग्रेशन जो है वो हम ए बी लाइन के अलोंग भी कर सकते हैं, या फिर ए से, ये सपोज सी है, ए से सी तक मतलब इस लाइन के अलोंग प्लस सी से बी तक, ये भी कर सकते हैं हम। तो ये वाला इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी। तो ये इजी है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन y = 1 है और इस लाइन की इक्वेशन x = 5 है, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, a से c तक और फिर c से b तक। तो ये जो इंटीग्रेशन है -2 प्लस आयोटा 5 + 3 आयोटा z³ dz, इसे हम लिखेंगे AC के अलोंग प्लस CB के अलोंग। ठीक है, तो अब हम AC वाला पार्ट और CB वाला पार्ट दोनों पैरेलली एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ AC के लिए लिख लेती हूँ और यहाँ CB के लिए। तो AC जो है वो हमें दिख रहा है लाइन की इक्वेशन, ये AC लाइन है, इसकी इक्वेशन y = 1 है, क्योंकि y कांस्टेंट है, x चेंज हो रहा है, तो AC लाइन यानी कि y = 1। ठीक है, और x इस लाइन के लिए कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, देखो A पॉइंट पे x की वैल्यू -2 है और C पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे x तो 5 है और y कितना है 1 है, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो x देखिए -2 से 5 तक चेंज हो रहा है, तो y तो है कांस्टेंट, y = 1 और x की लिमिट बनेगी -2 to 5। ठीक है, तो z = x + आयोटा y होता है, तो ये हो जाएगा x + आयोटा, क्योंकि y = 1 है, तो dz क्या हो जाएगा dx। ओके, अब CB की बात करें हम, तो CB लाइन की इक्वेशन देखा था हमने, क्या बन रही थी, x इज इक्वल्स टू 5, ये लाइन है ना CB, तो x की वैल्यू फिक्स है और y चेंज हो रहा है, y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो y की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से 3 तक। ठीक है, तो CB लाइन है x इज इक्वल्स टू 5 और y हमारा 1 से 3 तक वेरी कर रहा है, तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + y आयोटा। ठीक है, तो dz क्या होगा आयोटा dy। अब हम ये वैल्यूज़ इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन -2 प्लस आयोटा टू 5 + 3 आयोटा z³ dz इक्वल, तो जो AC वाला पार्ट है उसमें लिमिट होगी -2 to 5 और z होगा x + आयोटा क्यूब dx। ठीक है, और जो CB वाला पार्ट है उसमें लिमिट होगी 1 to 3 और z है 5 + y आयोटा
क्यूब और ये होगा आयोटा डी वाई। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा x प्लस आयोटा पावर 4 अपॉन 4 -2 to 5 और ये बनेगा आयोटा कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं, 5 प्लस वाई आयोटा पावर 4 अपॉन 4 और y का जो कॉफिशिएंट है वो भी आएगा अपॉन में, लिमिट है 1 to 3। देखो ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो गया, 1/4 इन दोनों में है तो 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करते हैं। तो x = 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 प्लस आयोटा पावर 4 माइनस 2 प्लस आयोटा पावर 4 और ये बनेगा y की वैल्यू 3 है तो 5 प्लस 3 आयोटा पावर 4 माइनस 5 प्लस आयोटा पावर 4। तो ये जो टर्म है 5 प्लस आयोटा पावर 4, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। तो ये बच रहा है 1/4 5 प्लस 3 आयोटा पावर 4 माइनस 2 प्लस आयोटा पावर 4। ठीक है, अच्छा वैसे देखिए ये जो था हमारा z का फंक्शन था और z के लिए इंटीग्रेट करना था। तो अगर हम इसे सीधा सीधा इंटीग्रेट करते z के लिए तो z क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता, z पावर 4 अपॉन 4 होता ना। देखो ये बनता z पावर 4 अपॉन 4 -2 प्लस आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा। तो 1/4 तो बाहर, तो क्या बनता 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 माइनस 2 प्लस आयोटा की पावर 4। और अभी हमने जो ये पूरा फुल प्रोसीजर से सॉल्व किया है इसे, तब भी वही बात आ रही है ना, 1/4 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 माइनस 2 प्लस आयोटा की पावर 4। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करने हो तो आप डायरेक्ट z के लिए इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन पूरा प्रॉपर सॉल्व करना हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। तो यहाँ पर हम a प्लस बी की पावर 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 625। ठीक है, प्लस 4c1 होता है यानी कि 4, 5 क्यूब यानी कि 125 मल्टीप्लाई 3 आयोटा, 4c2 यानी कि 6 होगा, 5 स्क्वायर यानी कि 25 और 3 आयोटा का स्क्वायर यानी कि -9। ठीक है, फिर 4c3 तो वो 4 होगा, 5 और 3 आयोटा का क्यूब होगा तो ये आ जाएगा -27 आयोटा। ठीक है, 4c4 1 होगा और 3 आयोटा की पावर 4 आएगी तो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाता है और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। ठीक है, माइनस ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसे मैं करली ब्रेसेस में लिख रही हूँ, -2 की पावर 4 तो 16 हो गया, 4 -2 की पावर 3 तो माइनस का 8 होगा आयोटा। ठीक है, 6 -2 की पावर 2 यानी कि 4 होगा और आयोटा की स्क्वायर यानी कि -1 होगा। ठीक है, फिर 4c3 यानी कि 4 -2 आयोटा का क्यूब यानी कि माइनस आयोटा होगा। ठीक है, 4c4 यानी कि 1 और आयोटा की पावर 4 होगा 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करके। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बना। अब हम इसमें विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो कर लेंगे और आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो ये आएगा 984 आयोटा -637 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन 5 sin 2z इफ c इज स्क्वायर विद वर्टाइसेस। देखो हमें कर्व जो है वो एक स्क्वायर दे रखा है, हमें पता है स्क्वायर एक क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि कॉची थ्योरम को वेरीफाई करो इस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन 5 sin 2z एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि ये हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये एनालिटिक है, तो हमें कॉची थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो कॉची थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक है तो उस फंक्शन का उस कंटूर के लिए इंटीग्रेशन 0 होगा। ठीक है,
तो कोशी थ्योरम के हिसाब से इस फंक्शन का अगर हम इस कंटूर के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। हमें कोशी थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी हम उस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यू और देखेंगे कि वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शन जो है हमारा वो है 5 sin 2z। ठीक है, देखो ये फंक्शन तो क्या है, पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, लेकिन कोशी थ्योरम के लिए हमें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि जो क्लोज्ड कंटूर है ना उसके अंदर और बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक हो। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है और कंटूर देख लेते हैं हम। ये है देखो 1 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि एक पॉइंट तो है 1 प्लस आयोटा, एक है 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा देखो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का मतलब है ये 1 1 पॉइंट है। z इज इक्वल्स टू, सॉरी ये विजिबल नहीं है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा मतलब ये 1 1 पॉइंट है। z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा यानी कि ये 1 माइनस 1 पॉइंट है। z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा यानी कि ये माइनस 1 1 है। एंड फाइनली z इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस आयोटा यानी कि माइनस 1 माइनस 1। तो इन चारों पॉइंट्स को वर्टाइसेस मान के जो स्क्वायर ड्रॉ किया गया है वो हमारा कंटूर है। ठीक है, तो हम हमारा स्क्वायर जो है वो देखो ये ओरिजिन है, ये 1, ये 1, ये माइनस 1, ये माइनस 1। ठीक है, तो 1 1 पॉइंट होगा ये वाला, 1 माइनस 1 होगा ये वाला, माइनस 1 1 ये वाला होगा एंड माइनस 1 माइनस 1 ये वाला होगा, यानी कि ये जो स्क्वायर बन रहा है ये हमारा कंटूर है। ठीक है, तो क्लोज्ड कंटूर है। कोशी थ्योरम के लिए हमें एक तो फंक्शन जो है वो कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक चाहिए होता है, दूसरा कंटूर क्लोज्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है एवरीवेयर इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो इस क्लोज कंटूर के अंदर भी फंक्शन एनालिटिक होगा। तो कोशी थ्योरम से इस कंटूर के लिए, ये हमारा सी कंटूर है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा और हमें इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सपोज सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो हमें इस कर्व के लिए, सी के लिए रिजल्ट को वेरीफाई करना है, मतलब इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो ये जो स्क्वायर है ये 4 साइड्स से मिलके बना है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो हम हर एक लाइन के लिए, ए बी लाइन के लिए, बी सी लाइन के लिए, सी डी लाइन के लिए और डी ए लाइन के लिए इंटीग्रेट करेंगे और फिर उन इंटीग्रेशंस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ये हमें प्रूव करना है या फिर कह लो वेरीफाई करना है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, देखो ये सी जो है ये मैं कंटूर के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये ए बी सी डी में जो सी वर्टेक्स है वो नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल होगा ए बी एफ जेड डी जेड प्लस बी सी एफ जेड डी जेड प्लस सी डी एफ जेड डी जेड प्लस डी ए एफ जेड डी जेड। तो हमें फंक्शन 5 sin 2z को हर एक लाइन के अलोंग ए बी बी सी सी डी डी ए के अलोंग इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशंस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 0 आना चाहिए, उससे कोशी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो हम पहले ए बी लाइन वाला इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमें ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा। तो ये ए बी लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, फिर जब बी सी के लिए करेंगे तो बी सी लाइन का इक्वेशन ये है x इज इक्वल्स टू 1। सी डी लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 1 एंड डी ए का है x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन इंटीग्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैं कर रही हूँ ए बी एफ जेड डी जेड को इवेल्युएट। ए बी एफ जेड है हमारा 5 sin 2z डी जेड। ठीक है, तो सिंस ए बी जो है उस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू
-1, ठीक है। और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है देखते हैं ज़रा। देखो ए बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1। तो y तो देखो फिक्स है, तो इस लाइन का इक्वेशन y = -1 है। और x की वैल्यू a पॉइंट पे -1 है, b पे 1 है, यानी कि x की वैल्यू चेंज हो रही है -1 से 1 तक, ठीक है। तो इस लाइन के लिए x की लिमिट हो जाएगी -1 to 1, राइट। अब z = हमें पता है x + i होता है, y की वैल्यू -1 है तो ये होगा x - i, ठीक है। तो dz क्या होगा, dx। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ab f(z) dz क्या आएगा, 5 तो देखो कांस्टेंट है तो बाहर लिख देते हैं, लिमिट आएगी x की क्योंकि y कांस्टेंट है, ठीक है। तो साइन 2 z की जगह आ जाएगा x - i dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस 2x - i अपॉन 2, और साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस आता है, तो -1 to 1 लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स पुट कर लो, लिमिट्स पुट करोगे तो ये 5/2 तो हम बाहर लिख देते हैं, तो जब x = 1 रखोगे तो ये बनेगा -cos 2 1 - i, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, x की जगह -1 रखेंगे तो cos 2, देखो जब -1 रखेंगे तो ये होगा -1 -i, माइनस कॉमन आ जाएगा, और हमें पता है cos -x cos x होता है, तो हम इसे लिख देते हैं 1 + i, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू ए बी लाइन के अलोंग। सिमिलरली हम बी सी सी डी एंड डी ए लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। तो हम फंक्शन को बी सी लाइन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। बी सी हमारा फंक्शन था 5 sin 2z dz, ठीक है। अब बी सी लाइन जो थी उसकी इक्वेशन थी x = 1, और उस लाइन के लिए y हमारा -1 से 1 तक वेरी कर रहा था, ठीक है। x = 1 है तो z हो जाएगा 1 + i y, और dz हो जाएगा i dy, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में, तो बी सी f(z) dz = 5 -1 to 1 sin 2 1 + i y, एंड i dy आएगा तो मैंने i बाहर लिख दिया है dy, तो ये 5 i इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का वही -cos 2 1 + i y, और इस बार आयोटा का कोफिशिएंट 2 सॉरी y का कोफिशिएंट 2 आयोटा है तो अपॉन में 2 आयोटा, -1 to 1, देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, अपॉन 2 को अपन बाहर लिख देते हैं, तो 5/2 ये होगा -cos 2 1 + i प्लस cos 2 1 - i, ठीक है। सिमिलरली अब हम करेंगे सी डी लाइन के अलोंग, तो इंटीग्रेशन सी डी f(z) dz इंटीग्रेशन सी डी 5 sin 2z dz, ठीक है। तो जो सी डी लाइन है हमारी उसका इक्वेशन है y = 1, ठीक है, और x जो है वो वेरी कर रहा है 1 to -1, ओके। आप जो हमारा स्क्वायर था वहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 1 1, और ये डी पॉइंट था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे -1 1, ठीक है। तो हम सी डी लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन है y = 1, और x देखो सी पॉइंट पे 1 है और डी पॉइंट पे -1 है, तो ये 1 से -1 चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे। कंटूर के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो z हो जाएगा x प्लस आयोटा और dz हो जाएगा dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सी डी एफ जेड डी जेड ये आएगा 5 -1 साइन 2 x प्लस आयोटा डी एक्स, ठीक है। तो 5 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x प्लस आयोटा अपॉन 2 1 to -1, ठीक है। लिमिट्स पुट करते हैं। 5/2 x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस कोस 2 -1 प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस ये होगा कोस 2 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब एक और लाइन बच गई, वो है लाइन डी ए। तो उसके लिए भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। डी ए एफ जेड डी जेड 5 डी ए साइन 2z डी जेड, ठीक है। तो देखिए जो लाइन डी ए थी हमारी, उसका इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू -1, ओके। और y जो है वो चेंज हो रहा था 1 to -1। देखो अभी जो हमने देखा था ये हमारा D पॉइंट था और ये A पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है -1 होंगे। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन तो हो गई x इज इक्वल्स टू -1 और y देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 से -1 हो गई है y की वैल्यू। तो y की लिमिट हो गई 1 to -1, ठीक है। और z हो जाएगा हमारा -1 प्लस आयोटा y, तो dz हो जाएगा आयोटा dy। तो देखो डी ए एफ जेड डी जेड इक्वल 5 1 to -1 साइन 2 -1 प्लस आयोटा y डी वाई, और आयोटा हम बाहर लिख देते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे 5 आयोटा माइनस कोस 2 -1 प्लस आयोटा y, और y का जो कोफिशिएंट है ये बनेगा 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा अपॉन में 1 to -1। देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये हो रहा है 5/2। लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट -1 है, तो जब हम y की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस आयोटा। तो और कोस के अंदर अगर माइनस हो तो वो प्लस पॉजिटिव हो जाता है ना, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कोस 2 1 प्लस आयोटा प्लस कोस 2, अब y की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो हमने ये चारों लाइंस के लिए फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है। अब फाइनली हमारा जो कंटूर के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन था उसमें हम ये चारों इंटीग्रेशंस ऐड करेंगे। तो देखो 5/2 तो सब में कॉमन था, तो हम कॉमन लेके लिख देते हैं। तो मैंने ये चारों इंटीग्रेशंस की वैल्यूज़ पुट कर दी है। देखो माइनस कोस 2 1 माइनस आयोटा, और ये जो है ये प्लस कोस 2 1 माइनस आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ये कोस 2 1 प्लस आयोटा और ये माइनस का कोस 2 1 प्लस आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो गया। कोस 2 -1 प्लस आयोटा ये माइनस का है, और ये कोस 2 -1 प्लस आयोटा ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई? 0, ठीक है। तो हमने पूरे कंटूर के लिए, कंटूर जिन 4 लाइन से मिलके बना था उनके लिए इंटीग्रेशन किया, ऐड किया, तो रिजल्ट आया 0, ठीक है। और अब जो फंक्शन है, हेंस कोशी थ्योरम इज वेरीफाइड। कोशी थ्योरम वेरीफाई हो गई बिकॉज fz is equals to 5 sin 2z is an analytic function within and on closed
contour C. So by Cauchy theorem इंटीग्रेशन C f(z) dz इक्वल 0। तो कोशी थ्योरम से ये रिजल्ट 0 होना चाहिए था, हमने इवेल्युएट किया तो रिजल्ट 0 आया, यानी कि कोशी थ्योरम वेरीफाई हो गई और हमें जो सॉल्व करना था वो हमने कर दिया, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो अगर क्लोज कंटूर हमें दे रखा हो और फंक्शन उस कंटूर के बाउंड्री पर और कंटूर के अंदर एनालिटिक हो और आपको ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने को दिया जाए, तो उसका रिजल्ट 0 होगा। आपको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोशी थ्योरम के एप्लीकेशन से 0 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इस इंटीग्रेशन को हमें इवेल्युएट करना है। यहाँ पे फंक्शन जो है जिसका इंटीग्रेशन करना है वो है 1/z माइनस ए। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें दिख रहा है z इक्वल्स टू ए पर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि z इक्वल्स टू ए पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन z इक्वल्स टू ए पर एनालिटिक नहीं है, उसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे फंक्शन एनालिटिक ना हो। ठीक है, वेयर c इज एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व। c क्या है? क्लोज्ड कर्व है एंड z इक्वल्स टू ए इज अ पॉइंट आउटसाइड c। तो हमें ये कह रहे हैं कि एक क्लोज्ड कर्व C है और जो z इक्वल ए पॉइंट है ना, वो इस क्लोज्ड कर्व के बाहर है, आउटसाइड C। ठीक है, तो हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये क्लोज्ड कर्व है तो हम एक सर्कल ही बना लेते हैं। ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर हमने ओरिजिन लिया है और रेडियस जो है वो a/2 ले ली। ठीक है, तो ये हमारा जो कंटूर या कर्व दे रखा है वो है। तो अब देखो फंक्शन जो है वो सिर्फ z इक्वल्स टू ए पर एनालिटिक नहीं है और z इक्वल्स टू ए पॉइंट जो है वो बाहर है इस कंटूर से। z इक्वल्स टू, ये देखो ये वाली डिस्टेंस जो है ये a/2 होगी, तो a पॉइंट तो यहाँ होगा ना, z इक्वल्स टू ए, तो ये इस कंटूर से बाहर है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो मतलब देखो फंक्शन f(z) इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है, क्योंकि फंक्शन सिर्फ z इक्वल्स टू ए पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है और ये पॉइंट इस कर्व से कंटूर से बाहर है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है? इस क्लोज कंटूर की बाउंड्री पर और अंदर एनालिटिक है। तो कोशी थ्योरम से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यूजिंग कोशी थ्योरम, इट्स रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, सिंस f(z) इज एनालिटिक within and on C. So by Cauchy theorem integration C 1/z minus a dz इक्वल 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू 0 आएगी कोशी थ्योरम के एप्लीकेशन से। अगर ये जो पॉइंट है z इक्वल्स टू ए जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये कर्व के अंदर या बाउंड्री पे आ जाता तो हम कोशी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोशी थ्योरम को तभी अप्लाई किया जा सकता है जब फंक्शन कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक हो। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स या क्वेश्चंस किए हमने। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।